नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पंच परमेश्वर पर बात करेंगे। जी हाँ, पंच परमेश्वर। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, कुछ पुरानी समीक्षाएं, विश्लेषण और दिलचस्प प्रस्तुतियां भी हैं। बिल्कुल। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्ती, दुश्मनी, न्याय और हाँ, इंसान की जो अंदरूनी कश्मकश है उस पर लिखी ये कहानी आज भी इतनी अहम क्यों है। सही कहा। हमारा मकसद है कि कहानी के सार को पकड़ें और देखें कि प्रेमचंद कैसे अपनी कलम से समाज का आईना दिखाते थे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गहरी दोस्ती से। बचपन के साथी थे दोनों। हाँ, एक दूसरे पर पूरा भरोसा, लेन देन में भी, खेती बाड़ी में भी साझेदारी थी। बिल्कुल पक्की दोस्ती। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जुम्मन की बूढ़ी खाला मौसी, अच्छा, उनका कोई करीबी था नहीं, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी। इस भरोसे पर कि वो बुढ़ापे में सहारा देगा। हाँ, कि भाई वो ख्याल रखेंगे। पर कुछ ही वक्त बाद जुम्मन और उनकी पत्नी का बर्ताव बदल गया। ओहो। खाला से बुरा बर्ताव होने लगा, खाने के साथ ताने भी मिलने लगे। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे वो स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो जाता है। बिल्कुल, इंसान की फितरत। जब बात ज्यादा बड़ी, खाला का गुजारा मुश्किल हो गया, तो उन्होंने जुम्मन से महीने का खर्च मांगा कि भाई अलग रहने का इंतजाम कर दो। हाँ, पर जुम्मन ने साफ मना कर दिया, रूखा जवाब दिया। तो फिर खाला ने क्या किया? आखिरकार खाला ने पंचायत बुलाने का फैसला किया, इंसाफ के लिए। गांव की पंचायत? हाँ जी, पंचायत बैठती है और सोचिए जरा, पंच कौन बनता है? कौन? अलगू चौधरी, जुम्मन का जिगरी दोस्त। अरे, ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। बिल्कुल। और खाला का वो सवाल अलगू से, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? ये सवाल जैसे पूरी कहानी का दिल है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। अलगू के लिए ये कितनी बड़ी परीक्षा रही होगी। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ ईमान, इंसाफ। बिल्कुल, ये कहानी का पहला कह सकते हैं निर्णायक मोड़ है। अलगू के सामने ये कश्मकश। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि पंच का आसन, वो कुर्सी, वो जिम्मेदारी की कुर्सी इंसान को निजी रिश्तों और अमतरफदारी से ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। तभी तो कहा गया है, पंच के मुंह से खुदा बोलता है। वो पद ही ऐसा है, वो न्याय की मांग करता है। और अलगू ने क्या किया? उसने अपनी दोस्ती को किनारे रखा। हाँ, दोस्ती को किनारे रखकर खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। क्या फैसला था? कि जुम्मन को महीने का खर्च देना होगा, वरना वो जमीन की लिखा पढ़ी रद्द समझी जाएगी। अच्छा, मतलब साफ इंसाफ। एकदम साफ। इस फैसले से जुम्मन तो सन्न रह गए, हैरान। जाहिर है। और वो गहरी दोस्ती, वो अब कड़वी दुश्मनी में बदल गई। ओहो। जुम्मन मन ही मन बदला लेने की सोचने लगे, मौके की तलाश में। बदला, इंसान की एक और फितरत। और उन्हें मौका मिल भी गया। कुछ समय बाद अलगू चौधरी ने अपना एक बैल समझू साहू नाम के एक बनिए को बेचा, उधार पर। अच्छा। समझू ने उस बैल से बेइंतहा काम लिया, न चारा न पानी, बस खटाता रहा। नतीजा? बैल मर गया होगा। हाँ, कुछ ही महीनों में बैल मर गया। अब जब अलगू ने पैसे मांगे तो समझू साहू मुकर गया कि मरा हुआ बैल था, पैसे किस बात के। कुछ ऐसा ही। तो मामला फिर पंचायत पहुंचा। फिर से पंचायत। और इस बार पंच कौन बनते हैं? जुम्मन शेख। अरे वाह, क्या मोड़ है कहानी में। बिल्कुल। अब जुम्मन के हाथ में था पूरा मौका बदला लेने का। हाँ, अब वो दिखा सकता था दोस्ती तोड़ने का नतीजा। लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच के उस ऊंचे आसन पर बैठे, वो जिम्मेदारी का एहसास वो जाग गया। अच्छा। हाँ, वो सोचने लगे, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश होगा। कमाल है। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। यही प्रेमचंद पंच परमेश्वर का असली मतलब समझाते हैं। वो कुर्सी, वो पद, वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है हाँ, कि वो इंसान के मन की छोटी मोटी बातों, दोस्ती, दुश्मनी, बदला, इन सब से ऊपर उठ जाती है। जुम्मन के अंदर का जो पंच था वो उसके अंदर के दोस्त या दुश्मन पर हावी हो गया। सही कहा। इसीलिए उन्होंने पूरी ईमानदारी से बिना किसी लाग लपेट के फैसला सुनाया। क्या फैसला? कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को देना होगा, क्योंकि बैल की मौत समझू की लापरवाही से हुई थी। यानी अपने पुराने दोस्त अब के दुश्मन अलगू के हक में फैसला। बिल्कुल, न्याय के हक में। फैसले के बाद जो हुआ वो तो और भी दिल छू लेता है। क्या हुआ? दोनों पुराने दोस्त गले मिलते हैं। जुम्मन कहते हैं, आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। वाह। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रो पड़ते हैं।
और जैसे उन आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोस्ती की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। हाँ, बिल्कुल वही। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ कहानी नहीं कह रहे, वो एक बड़ा विचार दे रहे हैं, जिसे हम उनके लेखन में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? मतलब वो दिखाते हैं कि हाँ, दुनिया में धोखा है, स्वार्थ है, दोस्ती टूटती है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। लेकिन साथ ही एक उम्मीद, एक आदर्श भी रखते हैं कि न्याय की कुर्सी, जिम्मेदारी का भाव इंसान को उसकी कमजोरियों से ऊपर उठा सकता है। ये आदर्श है। मतलब हकीकत दिखाते हुए भी एक अच्छी राह दिखाना। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, समाज के लिए एक दिशा दिखाने की कोशिश है। और इस कहानी में प्रेमचंद की भाषा का जादू भी है। हाँ, वो तो है ही। एकदम सरल, आम बोलचाल की जुबान, जिसे हिंदुस्तानी कहा गया, जिसमें हिंदी उर्दू के शब्द घुले मिले हैं। पंच परमेश्वर महज एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये दोस्ती, न्याय और इंसानियत की एक गहरी पड़ताल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई जिम्मेदारी का एहसास हमें हमारे निजी पूर्वाग्रहों से, हमारी भावनाओं से ऊपर उठा सकता है। और आज के जमाने में जब हम निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, उस पर अक्सर सवाल उठते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या पंच में परमेश्वर देखने का प्रेमचंद का ये नजरिया हमें कोई रोशनी दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।